Hello friends, I am Shashikala and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge and I hope you all are well. और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था, टोटल सेक्शंस कैसे थे, पार्लियामेंट में कैसे कब पास किया गया, इसका मोटिव क्या है, कितने सेक्शंस है और कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 की जब बेयर एक्ट में देखोगे इसके अंदर, तो आप देखोगे इसके अंदर टोटल 54 सेक्शंस और काफी डिटेल में है। तो हमें सारे सेक्शंस अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो इतनी जरूरत नहीं है, बट अगर आप सारे सेक्शन एज ए नॉलेज पढ़ रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो जितना मैं बता भी रही हूँ अगर आप उतना भी कर लोगे तो आई थिंक वो इनफ फैक्ट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर आप बेयर एक्ट में ओपन करोगे तो बेयर एक्ट से ना पूरा पढ़ने के बाद क्लियर नहीं होता सही से, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में कुछ चीजें लिखी होती है, तो मैं इसको अपने नोट से आपको पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट में 29 मार्च 1981 को। ये डेट बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इससे पहले जब मैंने इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ाया था वो कब पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, वो पास हुआ था 23 मई 1986 को। और ये एक्ट कब पास हुआ था, पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 1981 को। और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से पहले भी एक एक्ट था, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको पास किया गया था पार्लियामेंट में 29 मार्च 1981 को। इसको होल ऑफ इंडिया में अप्लाई करते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कंटेन टोटल 54 सेक्शन है इसके अंदर। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन एंड टू एस्टेब्लिश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू अकम्प्लिश that purpose both central and state government are given power under this act। इस एक्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इस एक्ट का पर्पस क्या लाने का। सबसे पहले पर्पस या मोटिव क्या था कि वो किसी एयर पॉल्यूशन को रोक सके, कंट्रोल कर सके, या कुछ ऐसे इक्विपमेंट पे प्रिवेंशन कर सके ताकि वो लोग यूज ना करें। तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास पावर होते हैं इस एक्ट के अंदर। जब हमने इन्वायरमेंटल लॉ का एक्ट पढ़ा था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, बट इस एक्ट के अंदर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास पावर होती है कि वो अपने प्रोविजंस बना सकती है, कोऑर्डिनेट करके काम कर सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस सेक्शन में दिया है। आपने जितने भी एक्ट्स पढ़े होंगे सभी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशंस दी जाती है, तो इसके अंदर भी सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहला डेफिनेशन है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूटेंट जो सेक्शन 2A डिफाइन करता है, मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इन सच कंसंट्रेशन एज कैन बी इंजूरियस टू ह्यूमन, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट और एनवायरमेंट। एयर पॉल्यूटेंट जो है सेक्शन 2A में डिफाइंड है इस एक्ट के 1981 के एक्ट में, जिसमें ये बोल रखा है कोई सा भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसियस हो, अगर वो हार्म कर रहा है या उस कंसंट्रेशन से ज्यादा है जो एटमॉस्फेयर के अंदर वो स्प्रेड हो रहा है और उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमंस को या लिविंग क्रिएचर्स को, प्लांट्स को, एनवायरनमेंट को, इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एयर पॉल्यूटेंट, जैसे कि पॉल्यूटेंट हमने पढ़ा था, पॉल्यूटेंट से जिससे पॉल्यूशन फैलता है, ऐसी एयर पॉल्यूटेंट है कि ऐसे सब्सटेंस यूज करना जिससे एयर के अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चीज फैले जिससे हमें मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग क्रिएचर्स को प्रॉब्लम हो। जैसे कि अगर आप कोई इंडस्ट्री है, कोई गैस की इंडस्ट्रीज है या कुछ ऐसा जिससे केमिकल्स जो है वो एयर के अंदर मिल जाते हैं। आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे देखी होगी, जैसे पॉलीथीन की। जब पॉलीथीन बनता है तो उससे कितने हार्मफुल गैसेस रिलीज आउट होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है। तो वो गैस के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, तो इससे वो जो पॉलीथीन या वो जो केमिकल है वो एयर पॉल्यूटेंट होगा और इससे एयर पॉल्यूशन फैलता है। ओके,
सेकेंड हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर अप्रूव्ड एपिलियंस। अप्रूव का मतलब वो एपिलियंस या वो इक्विपमेंट जो अप्रूव कर रखा है किसने, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ने कि आप ये यूज कर सकते हो। तो मीन्स एनी इक्विपमेंट यूज फॉर बर्निंग एन इनफ्लेमेबल मटेरियल और फॉर जनरेटिंग एनी गैस, फेम एक्सेट्रा एंड अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी इक्विपमेंट को अप्रूव कर रखा है उसे बोल रखा है सेक्शन 2C के अंदर बता रखा है। एक नोट है, कैन बी यूज बाय इंडस्ट्रीज। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। चिमनी आप सबको पता होगा, जो हर इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्री कोई ऐसी है जैसे धुआं का काम हो रहा हो, जैसे धुआं रिलीज आउट हो रहा है तो सब उसके ऊपर एक चिमनी सा बना देते हैं। तो उसी के बारे में बता रखा है सेक्शन 2H के अंदर, इंक्लूड्स एनी स्ट्रक्चर विद एन ओपनिंग थ्रू विच एन एयर पॉल्यूशन में बी एमिटेड। सबको चिमनी बनानी पड़ेगी अगर जिस इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है या कुछ ऐसा काम होता है जिससे धुआं निकले तो उन्हें चिमनी बनानी पड़ेगी। तो उसके ऊपर भी रोक है कि अगर आप चिमनी बना रहे हो या आपका एयर पॉल्यूशन इतना निकल रहा है तो इतने पे आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ताकि जो भी कंपनी या जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करे टैक्स ना पे करने के बहाने, कि हाँ हमें टैक्स ना पे करे, हम इससे अपना ये काम कर सकते हैं। ऑक्यूपायर जो सेक्शन 2M में बता रखा है, मीन्स द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ द फैक्ट्री और प्रीमाइसिस। ऑक्यूपायर सेक्शन 2M में बता रखा है वो पर्सन जिसने उस फैक्ट्री को या उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे कि मान लो वो पर्सन, जैसे कि मान लो एक पर्सन है जिसने बी की एक प्रॉपर्टी ले रखी है, मतलब कोई सी प्रॉपर्टी ले रखी है, मान लो ये प्रॉपर्टी आगरा में है, तो इसने इसको ऑक्यूपाई किया है तो इसको ऑक्यूपायर कहेंगे। नॉर्मल इसको ऑक्यूपायर कहेंगे, आप किसी भी एक्ट के अंदर पढ़ोगे, बट इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि वो पर्सन जो उस फैक्ट्री या उस प्रीमाइसिस को ऑक्यूपाई कर रहा है जिससे धुआं मतलब एयर पॉल्यूटेंट ज्यादा ही फैल रहा है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा उससे हो रहा है, उसे ऑक्यूपायर कह रखा है इस एक्ट के अंदर। स्टेट बोर्ड सेक्शन 2 क्लॉज O means state board constituted under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 or in absence of this state board constituted under Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। स्टेट बोर्ड इसे कहेंगे जो हर स्टेट के अंदर एक बोर्ड बनाई जाएगी ताकि वो वाटर के लेकर या एयर पॉल्यूशन को लेकर उस पर वर्क करे। तो इसके अंदर डेफिनेशन इतना, अगर आप बेयर एक्ट से देखते हो तो बेयर एक्ट में काफी सारी डेफिनेशन है, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। वही सबसे पहले तो एयर पॉल्यूटेंट है जो बता दिया। एयर पॉल्यूशन आपको पता है, जिस एयर पॉल्यूटेंट ज्यादा फैलने से एयर पॉल्यूशन होता है जो एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसे गैसेस को प्रेजेंट करता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो। अप्रूव्ड एप्लियंस आपको पता है, अप्रूव्ड फ्यूल, ऐसे फ्यूल यूज करो जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है। एंड ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है कि ऐसे व्हीकल्स या ऐसे कुछ जैसे कि जनरेटर हो गया या और भी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी या कुछ चीज प्रोवाइड होती है, जो आप लोगों को पता होगा कि मीन्स एनी व्हीकल पावर्ड आइदर बाय इंटरनल कंबशन इंजन और बाय अ मेथड ऑफ जनरेटिंग पावर टू ड्राइव सच व्हीकल बाय बर्निंग फ्यूल। मतलब उस फ्यूल से, ऑटोमोबाइल्स मतलब होता है कि कोई गाड़ी वाड़ी और उसमें कोई फ्यूल्स जनरेट होता है, उस फ्यूल से पॉल्यूशन ज्यादा फैलता है, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर एक ऑटोमोबाइल्स का मतलब बताया। ऑटोमोबाइल का मतलब जनरल व्हीकल्स ही होता है। बोर्ड हमारी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड दोनों है। सेंट्रल बोर्ड का क्या काम है, सेंट्रल बोर्ड का काम होता है कि वो स्टेट बोर्ड के साथ कोऑपरेट करके अपना काम करे। चिमनी क्या होती है पता है आपको। कंट्रोल इक्विपमेंट्स क्या है, ऐसे इक्विपमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखे, आपको वो चीज यूज नहीं करनी तो आप यूज नहीं करोगे। क्यों यूज नहीं करोगे? क्योंकि सिक्योर करना है हमें किसी के लाइफ को, किसी इंडस्ट्रीज को या पर्सन को, क्रिएचर्स को। एमिशन मीन्स एनी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ एनी चिमनी। मतलब एमिशन का मतलब होता है एमिट होना, निकलना क्या मतलब चिमनी से वो धुआं निकल रहा है, धुएं के फॉर्म में या सॉलिड कुछ फॉर्म में निकल रहा है, इस सबको कहते हैं एमिशन। और हमारा जो सेक्शन 2K है, के में इंडस्ट्रियल प्लांट कौन कौन से बता रखे हैं, और हमारे इस वाले में बता रखा है कि मेंबर्स मतलब कौन कौन से मेंबर्स हमारे सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के अंदर होंगे। ऑक्यूपायर बताया था मैंने आपको। प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब मतलब होता है मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी स्टेट गवर्नमेंट
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है वो पता है आपको। तो हमारे सेक्शन 2 के अंदर आप इतना बहुत इनफ है, और जो मेन है वो तो मैंने आपको अपने नोट्स के थ्रू बता ही रही हूँ। अगर आप मेरे नोट्स को भी पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हो नहीं जाएगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है या जो मैंने आज समझाया है उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर बता रखा है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इज शैल परफॉर्म ऑल फंक्शन अंडर दिस एक्ट, अदरवाइज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शैल बी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 5। इसमें बता रखा है 1974 के अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था, जिसके अंदर एयर का भी वाटर का भी सारे पॉल्यूशन को वो देखते थे। बट इस एक्ट को कब लेके आया था आप लोगों को पता है, इस एक्ट को हम 1981 के अंदर लेकर आए थे। तो उससे पहले 1974 के अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट था, जिसके अंदर वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड या एयर प्रिवेंशन से रिलेटेड सारे एक्ट्स को वही देखता था। बट इस एक्ट को लेके आने का एक अलग ही मोटिव था कि हम उस एयर पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकें। सेक्शन 5 के अंदर बता रखा है सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन से पर्सन स्टैब्लिश होंगे या कौन कौन से मेंबर होते हैं कि नहीं। स्टेट बोर्ड, बट 1974 के एक्ट में ना स्टेट बोर्ड के बारे में कहीं भी स्टैब्लिश नहीं था कि कितने मेंबर होते हैं कितने मेंबर नहीं, बट 1981 के इस एक्ट में है। स्टेट बोर्ड shall consist of one chairman and around 15 other members appointed by state government from different areas like local authorities or representation from agriculture, fisheries, industries, etc. स्टेट बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन और अदर 15 मेंबर्स ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्क कर सके। वो कहीं से भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के भी पर्सन हो सकते हैं, फिशरीज से भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, और भी जैसे जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा कि चेयरमैन एक होता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है। ऑफिशियल मेंबर हमारे 5 होते हैं, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव फिट टू थिंक द फंक्शन, मतलब उन्हें सोचने का है कि हाँ वो कैसे वर्क करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एडवाइस दे सकते हैं हमारे चेयरमैन को। नॉन ऑफिशियल मेंबर कितने होते हैं, 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। रिप्रेजेंट कौन करता है, 2 मेंबर ऐसे तो जो रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 5 3 8 9 10 11 ही मेंबर है, 4 मेंबर और 5 मेंबर कहाँ, क्योंकि एक तो चेयरमैन है और 15 ऐसे मेंबर हैं। तो 5 जो मेंबर होते हैं वो अदर मतलब वो और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अपने स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज्यादा फैल रहा है। ऐसे भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। मेंबर्स आर यूजली अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। Person convicted of any offense, insolvent, of unsound mind, or person having any interest in any business, or person who is employee of any company era are disqualified to be member। मेंबर आर यूजली अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड, मतलब कोई सा भी जो स्टेट बोर्ड के अंदर मेंबर को अपॉइंट किया जाता है वो मेंबर ओनली 3 साल के लिए, जैसे कि एक प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, ऐसे ये सारे जो मेंबर्स होते हैं वो 3 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। बट अगर वो पर्सन कन्विक्टेड है या उसने कोई ऑफेंस कर रखा है या वो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब आपको पता होगा, या ल्यूनेटिक है, उसे किसी चीज की मतलब इतना पता नहीं है, वो थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब है पर्सन, अनसाउंड माइंड है, या पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट या किसी और बिजनेस वो कर रहा है, या उसने कभी किसी और स्टेट के, जैसे कि मान लो स्टेट मेंबर, तो अगर उसने एक टीचर की गवर्नमेंट जॉब उसकी टीचर की है तो वो स्टेट बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास एक है, क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कोई भी पर्सन एक ही चीज को ऑक्यूपाई करेगा, एक ही बिजनेस को ऑक्यूपाई करेगा, सेकंड बिजनेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो इसके लिए वो डिस्क्वालिफाइड है। एवरी सच स्टेट शैल बी अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट एंड शैल मीट वंस इन एवरी 3 months। 3 month के बाद उन्हें मिलना होता है, हर साल 3 month के बाद मिलेंगे। इट मीन्स 4 बार उन्हें मीटिंग करनी होती है साल के अंदर। उस मीटिंग के अंदर क्या होता है, इस मीटिंग के अंदर बताई जाती है कि इस स्टेट के अंदर या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे इंडस्ट्रीज बन रही है, उस इंडस्ट्रीज पे कैसे रोक लगा सकते हैं, क्या क्या हम न्यू रूल्स बना सकते हैं जिससे वो लोग डरे और वो चीज ना करें, हम कितना टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ये सब इस मीटिंग के अंदर होती है। और इस मीटिंग के अंदर मैंडेटरी होते हैं कि सारे मेंबर्स उस टाइम प्रेजेंट हो। पावर एंड फंक्शन, सेंट्रल बोर्ड की क्या पावर फंक्शन होती है वो सेक्शन 16 में बता रखी है इस एक्ट के। सबसे पहले पावर या फंक्शन होती है एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि
कुछ इम्प्रूवमेंट करें या क्वालिटी के अंदर, जैसे कि एयर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। कुछ जैसे कि हम सेकंड में पढ़ेंगे, प्लान एंड एग्जीक्यूट नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग मास मीडिया। मीडिया के थ्रू हम ऐसे प्रोग्राम्स रखें कि लोग अवेयर हो अपने एयर पॉल्यूशन से, कि लोग, जिसकी एयर पॉल्यूशन किससे होता है, जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री से होता है, पेड़ काटने से भी एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो जिससे पेड़ जो है वो ऑक्सीजन जो इतना प्रोड्यूस नहीं करेगा, और कार्बन जो डाइऑक्साइड होता है वो इतना अपने आप में इनहेल नहीं करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी कितने हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं। तो ये सब चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल बोर्ड है वो नेशन वाइड प्रोग्राम भी रख सकता है। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट टू स्टेट बोर्ड। एक्टिविटीज किसके साथ कोऑर्डिनेट करके करेगा? स्टेट बोर्ड के साथ, ताकि सब स्टेट सुधरे या सब इंडिया जो है, इंडिया के अंदर कोई इतना एयर पॉल्यूशन ना हो। कलेक्टिंग, कंपाइल एंड पब्लिश डेट रिलेटिंग टू एयर पॉल्यूशन एंड मेजर टेकन फॉर इट्स कंट्रोल। और उसने जितना भी कल कुछ कंट्रोल किया या कोई प्रोग्राम किया उसको सबको वो पब्लिश करेगा विद डेट के साथ, कि उसने किस डेट पे क्या क्या चीज की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना काम कब किया है। ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ एयर एक्सेट्रा, मतलब सबसे मेन काम तो है कि एयर के स्टैंडर्ड को हाई करना है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट बोर्ड की पावर एंड फंक्शंस किस में डिफाइंड है? सेक्शन 17 में। इसको आपको याद रखना है, इजिली याद रहेगा। 16 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बड़ा होता है, इसलिए सेंट्रल बोर्ड पहले आया, स्टेट बोर्ड बाद में आया। इसका भी मेन फंक्शन है टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्लानिंग बनाए जिससे कि एयर पॉल्यूशन को रोका जा सके। टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, एडवाइस दे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो एयर पॉल्यूशन के लिए मतलब कुछ रुकाव के लिए कुछ करे। टू कलेक्ट एंड डिसएमिनेट डेट रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन, कुछ ऐसे कलेक्ट उसने जब किया है तो उसको डेट के साथ रिप्रेजेंट करना होगा। टू अरेंज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि कुछ ऐसे पर्सन को ट्रेन करे जिसको मतलब उसको, अगर हम किसी पर्सन को ट्रेन करेंगे, मान लो एक पर्सन है जिसको कंप्यूटर की कुछ नॉलेज नहीं और एक पर्सन है जिसको कंप्यूटर की काफी ज्यादा नॉलेज है, तो ये ट्रेन बंदा है। ऐसे बहुत सारे पर्सन को हम ट्रेन करेंगे जिससे वो अवेयर हो और वो लोगों को भी बताए या कुछ चीज वो ऐसे अरेंज करे जिससे हम एयर पॉल्यूशन को रोक सके। टू इंस्पेक्ट एनी प्लांट, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। इंस्पेक्ट मतलब ऐसे प्लांट या ऐसी जगहों पर जाकर या ऐसी इंडस्ट्रीज में जाकर आप इंस्पेक्ट करते रहे। क्यों? क्योंकि आप एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप उठा सकते हो। टू इंस्पेक्ट एयर पॉल्यूशन टू कंट्रोल एरिया टू सेंट्रल पॉल्यूशन इन सच एरिया, क्योंकि हम सच यहाँ पर बोल रखा है कि आप ऐसे एरिया के अंदर भी जाके चेक कर सकते हो या स्टेट बोर्ड चेक कर सकती है जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है। अगर किसी पर्सन ने ऐसी जगह पे कुछ किया है तो उसको सीज भी हम कर सकते हैं। या किसी इंडस्ट्रीज में इसको पहले से नॉलेज है स्टेट बोर्ड की कि इस इंडस्ट्री से इतना पॉल्यूशन आता है, तो वो वहां जाके भी इंस्पेक्ट कर सकती है कि आप इस अमाउंट से या इस कंसंट्रेशन से ज्यादा एयर पॉल्यूशन ना फैलाएं। टू रिकॉग्नाइज एनी लेबोरेटरी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज करे और अच्छे से बनाए जिससे वो परफॉर्म हो सके। क्या फंक्शन, कि कितना एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, कितना बचा हुआ है, कैसे क्या है, ऐसे से लैब होने चाहिए और हैं भी। टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इन एटमोस्फेयर बाय इंडस्ट्री सेक्टर, स्टैंडर्ड सही से कर दे कि इतना एयर पॉल्यूशन जो एलिमेंट होता है वो एयर पॉल्यूटेंट है वो फैले ना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, with the consultation of state board, the state government has power under section 19 to declare any area as air pollution control board। सेक्शन 19 के अंदर ये स्टेट बोर्ड के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से बोल सकती है कि आप एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मतलब ऐसे कुछ एरिया में कंट्रोल करें ताकि लोग अपनी इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे ना करें वहां पर, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तो मना ही है, तो आप ऐसे कुछ और भी एरिया के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। केस लो एक आया था उड़ीसा स्टेट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बोर्ड वर्सेस ओरिएंट पेपर मिल का केस था। इन ओडिशा स्टेट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बोर्ड वर्सेस ओरिएंट पेपर मिल, इट वाज हेल्ड दैट टू डिक्लेयर एनी एरियाज एज कंट्रोल एरिया गवर्नमेंट मेथड मेक एनी सेपरेट रूल। इसमें केस से ये पता चला था कि हर स्टेट के अपने अलग रूल्स होते हैं, वो किसी और के रूल्स को प्रिवेल नहीं कर सकता है।
State government can prohibit use of any fuel or appliance other than approved fuel or appliance in such air pollution control area. गवर्नमेंट प्रोहिबिट करेगी ऐसे फ्यूल पे जो रोक लगा, यहाँ पर लिखा हमने पढ़ा था ना, कंट्रोल फ्यूल्स या अप्रूव फ्यूल कौन से हैं, वो चेक करेगी या उस पर प्रोहिबिट लगाएगी कि वो कंट्रोल एप्लियंस पे यूज ना करे, वो ऐसे फ्यूल यूज करे जो अप्रूव कर रखा है स्टेट बोर्ड ने. स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट बर्निंग ऑफ एनी मेटल इन सच एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया. ऐसे एरिया के अंदर रोक लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट कैन आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट बोर्ड गिव इंस्ट्रक्शन टू रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल टू एंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स. जो भी ऑटोमोबाइल्स है वो अपना रजिस्टर करवाए किसके अंदर, मोटर व्हीकल के अंदर. और आजकल तो प्रदूषण के ऊपर भी है कि आप उसका भी चेक करवाते हैं, पेट्रोल पंप पे ही वो चेक होता है, तो आपको वो भी चेक करवाना मैंडेटरी कर दिया है. और अच्छी बात है, से आप चेक करोगे कितना उस गाड़ी से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो इससे पॉल्यूशन कम भी होगा. यूज ऑफ certain industrial plant as per section 21 no person is allowed to use any individual plant in pollution control area without permission of state board. To take permission application shall be made in prescribed manner. State board may after proper inquiry allow or reject the application within 4 months. सेक्शन 21 के अंदर बता रखा है कि सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट के कौन कौन से प्लांट को मतलब कौन कौन से प्लांट, या प्लांट का मतलब ये नहीं कि वो पेड़ पौधा, प्लांट का मतलब ऐसी कोई मशीन्स जिससे पॉल्यूशन जो फैलता है, या ऐसे कितने मशीन्स हैं या ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से प्लांट्स को हम यूज कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परमिशन देगी. अगर यहाँ पर बोला स्टेट बोर्ड में आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी, और स्टेट बोर्ड अगर उसको परमिशन देने से पहले पूरी इंक्वायरी करेगी उससे पॉल्यूशन कितना फैलेगा, कि इससे कोई हमारी और भी कोई भी प्रॉब्लम तो अराइज नहीं होती, जिससे हमारी जमीन खराब ना हो जाए. क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन में लगाए जाते हैं और जिससे सॉइल भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे सॉइल खराब ना हो, तो वो इंक्वायरी करके उस चीज को 4 मंथ के अंदर अंदर या उसको रिजेक्ट कर सकता है या उसको अलाउ कर सकता है. द पर्सन टू व्हेन परमिशन इज ग्रांटेड हैज टू कंपाइल फ्लोइंग. अगर परमिशन ग्रांट कर दिया कि हाँ आप यूज कर सकते हो, तो प्रिस्क्राइब कंट्रोल इक्विपमेंट शैल बी इंस्टॉल्ड एट द प्रीमाइस वेयर इंडस्ट्री इज बीइंग कैरिड आउट. तो उसे कंट्रोल, उस इक्विपमेंट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि जो वो इक्विपमेंट यूज कर रहा है या आगे जो इक्विपमेंट यूज करेगा उस पर वो क्या वो कंट्रोल इक्विपमेंट में तो नहीं आता. एग्जिस्टिंग कंट्रोल इक्विपमेंट शैल बी ऑल्टर. और जो भी कंट्रोल इक्विपमेंट है उसको ऑल्टर मतलब चेंज करता रहेगा. एक्ट कंट्रोल इक्विपमेंट शैल बी केप्ट इन गुड रनिंग कंडीशन. जो भी इक्विपमेंट कंट्रोल इक्विपमेंट चल रहा है वो सही तरीके से चलना चाहिए. चिमनी और प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन शैल बी इरेक्टेड. चिमनी होना मस्ट है, नेसेसरी है उसके अंदर. सेक्शन 22 के अंदर बताया था प्रोवाइड दैट नो पर्सन ऑपरेटिंग एन इंडस्ट्रियल प्लांट शैल बी अलाउड टू एमिट एयर पॉल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय स्टेट बोर्ड. Where the state board is of opinion that there can be emission of air pollutant in excess of standard, it can make an application to court of restraining any person from any such emission. इस सेक्शन 22 के अंदर बता रखा है कि कोई भी पर्सन ऐसे इक्विपमेंट को नहीं यूज करेगा जिससे एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है. सब मतलब अगर आप वाटर का यूज कर रहे हो या वाटर प्रिवेंशन में पढ़ोगे तो एक कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कि इस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो स्टेट बोर्ड के पास पावर होती है कि वो उसको केस कोर्ट तक लेके जाए. फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इफ एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ एनी प्रीमाइसेस एप्रीहेंड emission of air pollutant in excess of set standard shall furnish or occurrence of this emission टू द स्टेट बोर्ड. अगर कोई भी पर्सन है जिसको ये नॉलेज है कि इधर एयर पॉल्यूशन हो, इससे एयर पॉल्यूशन ज्यादा फैल रहा है या सफोकेशन हो, क्योंकि बहुत सारे आप गलियों में देखोगे, बहुत सारे स्ट्रीट्स के अंदर कुछ बल्ब का भी काम चलता है जिससे उस बल्ब में से छोटी छोटी ना बहुत सारे पाउडर सा निकलता है और वो जब हमारे एयर में फैलता है ना उससे सफोकेशन होती है, सांस नहीं ले जाता. अगर किसी को इस चीज नॉलेज है तो वो कंप्लेंट कर सकता है या वो इन्फॉर्म करे स्टेट बोर्ड के अंदर. द स्टेट बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कैन टेक सच रेमेडियल एक्शन एज इट मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट और डिमिनिश सच पॉल्यूशन. तो स्टेट बोर्ड उस पर रेमेडियल एक्शन लेगी या उसको कंट्रोल करेगी या उसको पूरा ही बंद करवा देगी. पावर टू टेकिंग
सैंपल लेने का पावर होता है स्टेट बोर्ड के पास, सेक्शन 24 में बता रखा है। परफॉर्म हिज ड्यूटी विच इज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने जो पर्सन को प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको ये ड्यूटी करनी है, वही पर्सन करेगा। एंश्योर दैट ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स आर बीइंग कंपाइल्ड विद, और वो उसी प्रोविजंस या उसी एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस को फॉलो करेगा। अलग से एक्ट नहीं लेके आएगा, अलग से प्रोविजंस खुद नहीं बनाएगा। अगर स्टेट बोर्ड ने कोई रूल्स बनाया तो उसको कंपाइल करेगा या उस एक्ट के प्रोविजंस को कंपाइल करेगा या यूज करेगा। Examining or testing any machines, equipment, register and record and to seize it if there is an contravention, वो उस मशीन को टेस्ट करेगा, एग्जामाइन करेगा, रजिस्टर्ड में लिखेगा कि मैंने इस मशीन को चेक किया, इस इंडस्ट्री को चेक किया है, फलाना डेट पे चेक किया, ऐसे रिकॉर्ड पूरा बनाएगा। अगर उसे लगता है कि ये जो है इससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको सीज भी कर सकता है। एनी ऑथोराइज पर्सन शैल बी हैव पावर टू टेक सैंपल ऑफ एयर बाय, ऐसे पर्सन जो जिनके पास पावर होता है कि वो इस सैंपल को या एयर पॉल्यूशन मतलब जो भी चीज है इंडस्ट्री को चेक कर सकता है, वो किसके थ्रू चेक कर सकता है? गिविंग अ नोटिस टू ऑक्यूपायर स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू टेक सैंपल, अगर ऑक्यूपायर ने उसको नोटिस दे रखा है तो वो सैंपल लेने के लिए जा सकता है। कलेक्टिंग सैंपल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर्स और हिज एजेंट, वो सैंपल उसको कलेक्ट तभी करेगा जब वो ऑक्यूपायर जो है वो वहां पर प्रेजेंट हो या उसके एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए। साइनिंग ऑन कंटेनर इन विच द सैंपल इज टेकन बाय हिम और बाय ऑक्यूपायर, चाहे एजेंट के थ्रू या चाहे ऑक्यूपायर जो भी जिसकी मशीन है उसके साइन होने जरूरी है। सेंडिंग द सैंपल टू इन्वायरमेंट लेबोरेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी हमारा जो पर्सन है जिसको ऑथोराइज किया गया था स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बोर्ड ने, तो वो पर्सन क्या करेगा, उस पे ऑक्यूपायर का साइन करवाएगा, उसके बाद उस सैंपल को सेंड कर देगा कहां पर? इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन में। Where occupier is not present or he does not make signature on the container of sample, the authorized person shall after his signature write the fact of willful absence of the occupiers. तो वो जानबूझकर वहां पर नहीं आया तो उसके अब्सेंस में वो जो सैंपल जिसने लिया है उस पे वो सही से पूरा मतलब उस पे पूरी बातें लिखेगा कि हाँ वो प्रेजेंट नहीं था और ये चीज हमें यहाँ से पता चली है इसलिए हमने सैंपल लिया, और ये सब चीज करके आगे पास करेगा। The sample as taken and sent to laboratory shall be analyzed and our copy of report shall be sent to state board and one copy to occupier, और वो जो सैंपल लिया गया वो लेबोरेटरी में जाएगा और उस कॉपी को अगर रिपोर्ट उसकी बन गई है तो उस कॉपी को स्टेट बोर्ड में सेंड किया जाएगा एंड देन वन कॉपी टू ऑक्यूपायर, और जो ऑक्यूपायर पर्सन था उसको सेंड किया जाएगा कि आपकी इस मशीन में या आपकी इस इंडस्ट्री से इतना पॉल्यूशन हो रहा है और हमने इस कॉपी को स्टेट बोर्ड में सेंड कर दिया है और हमने आपको भी पर्सनली सेंड किया है। अपील, सेक्शन 32 के अंदर अपील कौन करता है? अपील हमेशा एग्रीड पर्सन करता है जिसको उस चीज से सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो अपील का भी एक दे रखा है इसके अंदर। प्रोवाइड दैट एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ अ स्टेट बोर्ड, अगर स्टेट बोर्ड के ऑर्डर पर कोई पर्सन एग्रीड है, उसको पसंद नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज से, में परफॉर्म एन अपील टू, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है किसमें? 30 दिन के अंदर। सेक्शन 31A गिव पावर टू स्टेट बोर्ड टू इशू सर्टेन डायरेक्शन इंक्लूडिंग डायरेक्शन टू क्लोज एन इंडस्ट्री और प्रोसेस एंड टू शॉप और रेगुलेट सप्लाई ऑफ एनी सर्विस। सेक्शन 31 के अंदर तो अपील बता रखा है, सेक्शन 31A के अंदर ये बात आ रहा है कि स्टेट बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी प्लांट को बंद करवा सकता है, शॉप को बंद करवा सकता है। पेनल्टीज इम्पोज होते हैं। एनी पर्सन हु रॉन्गफुल वॉज इंडस्ट्री प्लांट इन कंट्रोल एरिया और मेक्स एमिशन इन एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्ड और कॉन्ट्रावेंट, अगर ऐसा कोई सा भी पर्सन है जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है और जिससे पॉल्यूशन इतना फैल भी रहा तो भी वो कंटिन्यूस काम को कर रहा है, तो इशू बाय स्टेट, तो स्टेट बोर्ड उसको पनिशमेंट के लिए नोटिस देगा कि आपको इस बिहाफ पर इस चीज के लिए आपको इतनी पनिशमेंट मिल रही है। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट फॉर 6 ईयर एंड फाइन, अगर कोई एयर पॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है कि उसके कारण एयर पॉल्यूशन इतना खराब, एयर पॉल्यूशन में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है या एयर हमारा इतना खराब हुआ है तो उसे 6 साल की इम्प्रीजमेंट मिलेगी, जेल में सजा काटनी पड़ेगी और फाइन भरना पड़ेगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस कंप्लेंट इज लॉज्ड बाय स्टेट बोर्ड और बाय एनी पर्सन विद 60 days नोटिस ऑफ दिस इंटेंशन टू सू। 60 दिन के अंदर अगर स्टेट बोर्ड ने स्टेट बोर्ड के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा इस कंप्लेंट को लॉज कर लिया गया है तो 60 दिन के अंदर अंदर उस पर्सन को जेल में जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। कॉग्निजेंस का मतलब होता है बेलेबल ऑफेंस। आप जब सीआरपीसी पढ़ोगे तो आपको बेलेबल एंड नॉन बेलेबल समझ में आ जाएगा। अदर प्रोविजंस क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू सुपरसीड स्टेट बोर्ड और बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? अदर प्रोविजंस के अंदर क्या है हमारे इसके अंदर नॉइज पॉल्यूशन बता रखा है। नॉइज पॉल्यूशन मीन्स
presence of unwanted sound in atmosphere to control noise pollution. Government has framed the noise pollution regulation and control rules 2000. These rules say that an area comprising 100 meter around hospital, education institute and court shall be silent area. Noise pollution का मतलब क्या होता है कि कोई अनवांटेड साउंड जो हमारे एनवायरनमेंट में जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे इसके लिए भी एक अलग से प्रोविजन या अलग से एक्ट बनाया गया या रूल बनाया गया जिसमें नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 है उसके अंदर, जिसमें ये बात बोल रखी है कि हॉस्पिटल है या एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट है या कोर्ट है उसके 100 मीटर सब कुछ साइलेंट होना चाहिए. फर्दर लाउड स्पीकर विल नॉट बी अलाउडेड एट नाइट. रात में लाउड स्पीकर अलाउड नहीं 10 PM to 6 PM एक्सेप्ट इन एनक्लोज प्रीमाइसेस. 7 बजे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अलाउड नहीं है. आप 6 बजे के बाद 7 बजे सुबह लगा सकते हो स्पीकर, बट आप 6 बजे से पहले स्पीकर नहीं लगा सकते क्योंकि इस टाइम लोग सोते हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. अब आप शादी ब्याह में भी जाते हो तो आपको पता होगा कि जो डीजे होते हैं वो 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, वो चलते ही नहीं क्योंकि उनके अगर वो चलेंगे तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा. सो टैक्स नहीं फाइन पे करना पड़ेगा. लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1986 में कुछ मैंने लास्ट टाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ाया था, उसके अंदर ही मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको दिए थे. इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. सेक्शन 2A के अंदर एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, 3 से 4 तक बता रखा है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कितनी कैसे स्टैब्लिश होती है. सेक्शन 16 to 18 बता रखा है. 16 के अंदर सेंट्रल बोर्ड की पावर फंक्शन बता रखी है और 17 में स्टेट बोर्ड की पावर एंड फंक्शन बता रखी है. 19 में बता रखा है पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया कौन कौन से होते हैं. 24 सेक्शन में बता रखा है पावर टू एंटर इनटू एनी प्लेस एंड इंस्पेक्शन की किसके पास पावर होती है वो किसी प्लेस में एंटर कर सकते हैं या इंस्पेक्शन कर सकते हैं. सेक्शन 26 में बता रखा है पावर टू टेक सैंपल कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, क्या करेगा, ये सब. 37 to 39 बता रखा है पेनल्टीज कैसे कैसे इम्पोज होंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको इस इन्वायरमेंटल लॉ के रिगार्डिंग और भी कोई एक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप प्लीज मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या कोई अदर क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगर आपको और भी लॉ के ऊपर सब्जेक्ट्स पे नोट्स चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.